हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि हम इसमें चैप्टर्स को पढ़ रहे थे तो आज के सेशन से हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेना शुरू करेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए हम पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं कुछ, और फिर कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी देखेंगे कि जो आपके किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम 2022 का आपका क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे कि लास्ट ईयर आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। ओके, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चे 2022 का ये प्रश्न पत्र है आपका रसायन विज्ञान सैद्धांतिक यानी थ्योरी में जो आपका पेपर आएगा। पूर्णांक 70 मार्क्स का आपका पेपर है। 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है आपका, और ये 70 मार्क्स में 3 घंटे मिलेंगे आपको। ठीक है, 3 घंटे में आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए निर्देश। सबसे पहले जब भी आप प्रश्न पत्र आपका आएगा सामने तो सबसे पहले नोट में जो पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं वो आपको ध्यान से पढ़ने होते हैं। क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या क्या निर्देश आपके लिए है। पहला है, इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे और सभी आपको करने हैं, कंपलसरी है सारे। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो आपका पॉइंट है वो है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 9 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। प्रश्न संख्या 19 से 27 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, तथा प्रश्न संख्या 28 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। ठीक है, तो ये अंकों का विभाजन यहाँ पर किया गया है अलग अलग प्रश्नों के लिए। तो अंकों का विभाजन आपको बताता है कि कितने शब्दों में, कितने वाक्यों में आपको अपने आंसर को समअप करना है। ठीक है, यानी कि लिखना कितने में। अब 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो या तो 1 वर्ड में या फिर 1 लाइन काफी है उसको समझाने के लिए। वहीं पर जहां पर आपका 2 अंकों का होगा तो 2-3 लाइन, 3-4 लाइन में आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, जो 3 अंकों का प्रश्न आपका आएगा अगर, तो 3 अंकों में आप क्या करेंगे, 4-5 लाइन्स लिख लेंगे। ठीक है, वहीं पर प्रश्न संख्या 28 से 30 तक जो बताया गया है कि 5 अंकों का होगा तो वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएंगे जहां पर आपको आंसर भी देना होगा और उसके लिए रीजंस भी बताने होंगे। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट है प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, यानी कि 4 प्रश्न आपको, जो पहले 4 क्वेश्चंस मिलेंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे। प्रश्न पूछा जाएगा, आंसर में आपके पास क्या होंगे, चॉइसेस दी गई होंगी, उनमें से एक आंसर आपका सही होगा। इनमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो आपको बच्चे करना क्या है, आपको पता है कि जब प्रश्न पत्र आएगा आपके सामने, क्वेश्चन पेपर आएगा तो क्वेश्चन पेपर में लिखे होते हैं, सिर्फ आपको आंसर शीट में आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी सिर्फ आपको आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फोर्थ है कि प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, तथापि 2 अंकों वाले 2 प्रश्नों में, 3 अंकों वाले 3 प्रश्नों में और 5 अंकों वाले सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी कि जहां पर आपके पास ऑप्शंस है, अथवा वाला क्वेश्चन आएगा कोई कि ये या फिर अथवा दूसरा, जहां पर आपको प्रश्न संख्या भी एक ही दी गई होगी। यानी अगर प्रश्न संख्या आपका 14 है तो 14 में आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा, फिर और करके दूसरा क्वेश्चन लिखा गया होगा। तो दोनों में से अथवा वाले प्रश्नों में, अथवा का मतलब होता है ऊपर वाला या तो फिर दूसरा वाला। ठीक है ना, तो दोनों में से एक प्रश्न करना होगा। तो जहां पर आपको 2, 3 या 5 वालों में अगर आंतरिक विकल्प प्रदान किए गए हैं तो विकल्पों में से दोनों प्रश्न नहीं करने, एक को ही करना है। ठीक है ना, यदि आवश्यक हो तो लॉग सारणी का प्रयोग कर सकते हैं, कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं है। ठीक है, लॉग टेबल आपको मिल जाती है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन लॉग टेबल के अलावा कैलकुलेटर का उपयोग आप नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो क्या क्या आपके नोट हो गए। चलिए, तो देयर आर इन ऑल 30 क्वेश्चंस। इन दीज क्वेश्चंस पेपर ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कैरी 1 मार्क ईच। क्वेश्चन नंबर 9 to 18 कैरी 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 19 to 27 कैरी 3 मार्क्स ईच, एंड क्वेश्चन नंबर 28 to 30 कैरी 5 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।
Here 4 options are given in each question. Write the correct option in your answer book. There is no overall choice in question paper. However, an internal choice has been provided in 2 questions of 2 marks, 3 questions of 3 marks, and all questions of 5 marks each. You have to attempt only one of the given choices in such questions. Use log table if necessary. यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड. ओके, तो ये आपके निर्देश हो गए. सबसे पहले इनको पढ़ेंगे. चलिए, तो ये आपके सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे क्वेश्चन आंसर्स पर. ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बताए जाएंगे. उसके लिए आपको क्या करना है, तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? NaCl, ग्लूकोज, स्टार्च, बेरियम नाइट्रेट. प्रश्न संख्या 2 है, अल्कोहल जल में विलय होते हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन है इनका जल से अधिक अणुभार होता है. दूसरा है ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं. तीसरा है ये जल को विस्थापित करते हैं. चौथा है इनमें से कोई नहीं. ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 3 है, K4 FeCN6 यौगिक में केंद्रीय परमाणु Fe की उप संयोजन संख्या है. ऑप्शन फर्स्ट है आपका 4, सेकेंड है 10, थर्ड है 6 एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस. ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन क्या है? 40% फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन, 30% फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन, 40% एसिटाल्डिहाइड सोल्यूशन, और इनमें से कोई नहीं. ठीक है, देन प्रश्न संख्या 5 है आपका, किन्हीं 2 प्रोटीन के नाम लिखिए. प्रश्न संख्या 6, संक्रमण तत्व कणन एंथैल्पी के उच्च मान क्यों दर्शाती है? प्रश्न संख्या 7 है, आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन पहचानिए. 8 है, छिला अंडा जल में रखने पर फूलता है जबकि सांद्र NaCl के विलयन में सिकुड़ जाता है, क्यों? प्रश्न संख्या 9 है, हेलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रदर्शित करते हैं जबकि हेलो एरिन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए. प्रश्न संख्या 10, सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरिद्दी कक्षक यानी 4d10 है. आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है? ठीक है ना. प्रश्न संख्या 11, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं, यानी लैटिस पॉइंट. उसमें 2 है, 11 का क और ख वाला है आपका, एकक कोष्ठिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए, यानी कि नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल. ओके, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है, शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकेल दोष को समझाइए. प्रश्न संख्या 13, स्पष्ट कीजिए क एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय हैं, क्यों? और ख, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है? ओके, प्रश्न संख्या 14, यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए. ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, अथवा 1 लीटर यानी 1030 ग्राम समुद्री जल में 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है, ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में बताइए. 15th क्वेश्चन है, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है जबकि अन्य हेलोजन +1, +3, +5 तथा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं. एक्सप्लेन यानी व्याख्या कीजिए. प्रश्न संख्या 16, निम्न पदों को उचित उदाहरण द्वारा समझाइए. और क्या क्या पद है आपके? एल्कोसोल, एरोसोल. ठीक है, 2. और इसी प्रश्न संख्या 16 में आपको और अथवा में क्वेश्चन दिया गया है. अथवा में क्वेश्चन क्या है, हार्डी शूजे का नियम समझाइए. ठीक है, प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित उप संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए. ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से इनके IUPAC नेम निकले हैं. पहला है PTNH3 होल ट्वाइस ClNO2. ओके, और दूसरा है KCrC2O4 होल थ्राइस. ओके, 18th क्वेश्चन है, किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता तथा मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए. प्रश्न संख्या 19 है, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या है? ख है आपका डी ब्लॉक के तत्वों में. फर्स्ट, ख का पहला है, कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जा सकते हैं. और सेकंड है इसमें कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय क्यों होते हैं. ओके, इसके बाद प्रश्न संख्या 20 है आपका,
45G एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलयन के हिमांक अवनमन डेल्टा TF की गणना कीजिए। KF यानी मोलल अवनमन स्थिरांक इज इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 21 क्वेश्चन मिला है। निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए और आपको यहाँ पर रिएक्शंस दी गई। ओके, Cu plus 2Ag plus equals to Cu2 plus 2Ag। देन 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या प्रेक्षण होंगे जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी सोल में से गमन करता है। और ख है जल योजित फेरिक ऑक्साइड सोल में NaCl विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। ट्वेंटी 23 है, वर्ग 15 के संगत आवर्तों के तत्वों की तुलना में वर्ग 16 के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान सामान्यतया कम होता है, क्यों। ख है 23 का, H2O एक द्रव है तथा H2S गैस है, क्यों। चलिए सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए और सल्फर का कौन सा रूप अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। ओके, 24 क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। C2H5NH2 प्लस CH3COCl पायरिडीन आपको कैटालिस्ट दिया गया है। ख है C2H5NH2 प्लस HNO3 और ग है आपका C6H5NH2, उसकी रिएक्शन हो रही है 3Br2 के साथ। ओके, तो इसके बाद 25 क्वेश्चन है, ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए जिनसे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। और ख है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। ओके, और यहाँ पर और में आपका क्वेश्चन आया है, या तो आपको ऊपर का करना है या फिर ये करना है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। और यहाँ पे आपको 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनके IUPAC नाम लिखने हैं। ठीक है, 26 क्वेश्चन है, क डी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की संरचना लिखिए और ख है डी ग्लूकोज की अभिक्रिया HI के साथ लिखिए। अथवा इसमें भी आपको और करके क्वेश्चन दिया है, क है अमीनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझाएंगे। और ख है DNA तथा RNA के जैविक कार्य समझाइए। 27वां क्वेश्चन है, क उप सह संयोजन यौगिकों में समन्वय मंडल क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ख है अल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है, क्यों। ग है आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए। और 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। HCOH प्लस Ag2O। ख है 2CH3COOH जिसकी रिएक्शन हो रही है P2O5 की उपस्थिति में। ग है HCHO प्लस HCN। घ है CH3CHO प्लस C2H5OH जिसकी अभिक्रिया शुष्क HCl की प्रेजेंस में की जा रही है। और ग है आपका 2CH3CHO जिसको तनु NaOH यानी कि डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस पे रिएक्शन उसकी हो रही है। ठीक है, और मैं आपको दिए गए हैं ये नेम रिएक्शंस है सारी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कैनिजारो अभिक्रिया, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन और एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण, कॉल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, हेल वोलार्जिनेस्की अभिक्रिया। ओके, तो ये सारी आपकी नेम रिएक्शंस हैं। 29 क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड प्रक्रम से नाइट्रिक एसिड के निर्माण की विधि रासायनिक अभिक्रियाओं सहित लिखिए। और ख है इसका, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या हैं आपकी, Cu प्लस HNO3 यानी कॉपर की आपकी HNO3 से रिएक्शन हो रही है और दूसरा I2 प्लस HNO3 आयोडीन की आपकी HNO3 से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन भी है, क ख ग 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या क्या है, नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है या दर्शाता है लेकिन यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, क्यों। ख है सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन की अभिक्रिया लिखिए। और ग है निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। C2H4 प्लस O2 और 4Al प्लस 3O2। ठीक है, तो यानी ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है अलग अलग जगह। और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30,
एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा घटाकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। और ख है इसका, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। और आपको ऑप्शंस में 2 और क्वेश्चन मिले, या तो आप ऊपर वाले कर सकते हैं या नीचे वाले। क्या है, निम्नलिखित वेग स्थिरांकों की इकाई से अभिक्रिया की कोटि को पहचान कीजिए। और ख है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। ठीक है, तो ये हमने एक बार अपना पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया है 2022 का कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। अभी एक एक करके हम सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। ओके, पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन तैयार करता है। ठीक है, तो कौन कोलाइडी विलयन तैयार करता है, आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट NaCl, सेकेंड है ग्लूकोज, थर्ड है आपके पास स्टार्च, 4 है बेरियम नाइट्रेट। ठीक है, तो आपने देखा है NaCl, ग्लूकोज ये वहां पे घुल जाते हैं, लेकिन स्टार्च की बात करेंगे, स्टार्च को बहुत पेस्ट बनाया जाता है, बहुत बारीकी से उसको पीसा जाता है पहले। यानी किसी भी चीज का अगर कोलाइडी सोल्यूशन बनाना है तो आप उसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से महीन बना लेंगे पीस करके। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्च का भी वही होता है, बहुत अच्छे से स्टार्च लिया जाता है और उसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डालेंगे और फिर उसको बहुत अच्छे से, मोटार पेस्टल होता है, जिस प्रकार से ओखल होती है वैसे मोटार पेस्टल देखा होगा आपने, लेबोरेटरीज में होती हैं, तो मोटार पेस्टल में उसको डाला जाएगा। पेस्टल की हेल्प से उसको क्या किया जाता है, पीसा जाता है और फिर उसको पानी में डालेंगे तो उसका क्या बना जाता है, कोलाइडी सोल्यूशन बन जाता है। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा, स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन तैयार करता है, तो आपका थर्ड आंसर होगा स्टार्च। ओके, प्रश्न संख्या 2, अल्कोहल जल में घुलनशील होते हैं क्यों। क्योंकि फर्स्ट है, इनका अणुभार जल से अधिक होता है, सेकंड है वे जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, थर्ड ये जल को विस्थापित करते हैं, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। अल्कोहल का चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला था, हमने कहा था कि अल्कोहल जो होता है वहां पर पानी के साथ बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है ना, तो अल्कोहल जल में घुलनशील होते हैं क्यों, वे जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं इसीलिए। ओके, तो आपने देखा है जैसे कोई भी अल्कोहल है, अल्कोहल क्या होता है आपका, जैसे ये है, ठीक है, CH3OH, क्या है ये, मिथेनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से, और वाटर कैसा होता है, वाटर भी ऐसा ही होता है। ऑक्सीजन आपको पता है कि क्या होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन के बाद सेकेंड एलिमेंट है जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे क्या आ जाता है, इस पे आ जाता है डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, इसी प्रकार सेम H2O में भी होता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सारे जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपने पास रखने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इस पे भी माइनस डेल्टा आ जाएगा। अब इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया है तो आपका हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और यहीं पर डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव के कारण क्या होगा, आपका अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा O और H के बीच में, जिसको कि आप क्या नाम दे देते हैं, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गई, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए हैं। ठीक है, इन्हीं हाइड्रोजन बंधों के कारण क्या हो रहा है, ये जो आपकी क्या है, ये जो आपकी अल्कोहल है ये इस जल के साथ क्या हो रही है, घुल रही है। ठीक है, तो बहुत प्रबल यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनते हैं। चलिए, प्रश्न इसी प्रकार से पूछा भी जा सकता है कि बताइए क्यों है। ठीक है, अगर ज्यादा 2 नंबर में आ गया, सपोज 3 नंबर में आ गया कि क्यों अल्कोहल जल में विलय हो रहे हैं, तो आप बताएंगे कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना के भी बताएंगे कि क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इस वजह से जो वाटर का हाइड्रोजन है वो अल्कोहल के ऑक्सीजन के बीच में क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वहां पर हाइड्रोजन बंध बन रहे हैं, इस कारण से वो क्या हो रहे हैं, जल में घुलनशील होते हैं।
ओके। नेक्स्ट है K4FeCN6 यौगिक में केंद्रीय परमाणु Fe की समन्वय संख्या क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आपका 6 होगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मेलिन क्या है, तो फॉर्मेलिन जैसे कि आपको पता है 40% फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन है। ठीक है, चालीस प्रतिशत फॉर्मेल्डिहाइड विलयन को क्या कहा जाता है, आपका फॉर्मेलिन कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 5, किन्हीं दो प्रोटीनों के नाम लिखे। तो प्रोटीन आपने बहुत सारे प्रकार के देखे हैं, रेशे वाले भी देखे हैं और ग्लोबुलर जिन्हें आप कहते हैं गोलीयकार, वो प्रकार के भी देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैराटिन जो कि आपके बालों में या ऊन, रेशम, इन सब में प्रेजेंट होता है, और दूसरा मायोसिन जो आपके मांसपेशियों में मौजूद होता है। इसके अलावा इंसुलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, ये सारे भी क्या हैं, प्रोटीन ही है। ठीक है ना। तो दो प्रोटीनों के नाम लिखने हैं, तो दो प्रोटीन कैराटिन और मायोसिन हो गया। इसके अलावा क्या कहा, इंसुलिन और एल्बुमिन। चलिए प्रश्न संख्या 6 है, संक्रमण तत्व कणन एंथैल्पी के उच्च मान क्यों दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व कौन से हैं, आपके डी ऑर्बिटल के जो तत्व हैं जिनमें की हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल पाई जा रही थी, उनको सबको संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ट्रांजिशन मेटल या संक्रमण धातु, संक्रमण तत्व में रखा गया था। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन पहले क्या होता है वो समझिए। Enthalpy of atomization delta AH0 is the change in enthalpy when one mole of bond is completely broken to obtain atom in the gas phase। ठीक है, इस change in enthalpy, ये क्या है, enthalpy में परिवर्तन है। कब, जबकि एक मोल, 1 mole of bonds is completely broken, जब 1 mole bond टूटेंगे पूरी तरीके से, टू ऑब्टेन, क्या प्राप्त करने के लिए, एटम्स को इन द गैसियस फेज, यानी गैसियस फेज में एटम्स को प्राप्त करने के लिए जब बॉन्ड्स टूटेंगे 1 मोल के बराबर, तो उसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, जितनी एंथैल्पी में परिवर्तन आएगा। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स। क्या कहा जा रहा है, क्योंकि वहां पे लार्ज नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अच्छा, डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड थी, इसीलिए तो हमने क्या बोला कि वहां पर आपका उनको संक्रमण तत्व कहा जा रहा है। ठीक है ना। तो इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के कारण ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। क्या होता है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके बीच में इंटर एटॉमिक जो इंटरेक्शन होगा वो मजबूत होता है, प्रबल होता है, एंड हेंस स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स, इसलिए एटम्स के बीच में क्या हो रही है, मजबूत बॉन्डिंग हो रही है, रिजल्टिंग इन हायर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, और रिजल्ट के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, आपका हायर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन आपको देखने को मिल रही है। ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे, क्योंकि इनके परमाणुओं में बड़ी संख्या में अयुग्मित या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनमें प्रबल अंतरा परमाणुिक अन्योन्य क्रिया होती है, अतः परमाणुओं के मध्य प्रबल आबंधन के फलस्वरूप कणन एंथैल्पी उच्च होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित यौगिकों में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अमीन पहचानिए। ठीक है, अमाइंस पहचानने हैं आपने, तो ये आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पहचानने के लिए मैंने आपको सिंपली बोला है कि जो भी आपका सेंटर में एटम होता है आपको उस पर चेक करना है कि कितने कार्बन्स वहाँ पे जुड़ रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपने अल्कोहलों की बात की, ठीक है, या फिर आप किसी की भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में हेलो एल्केन्स की बात कर रहे थे या किसी की भी बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने सिंपली यही बोला था। यहाँ अमाइन में क्या है, आपका अमाइन में एन है, तो एन पर आप देखेंगे कि कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, जितने कार्बन से एन बॉन्डिंग कर रहा होगा वो उतने ही उसी टाइप का अमाइन होगा। ठीक है, जैसे पहला है तो पहले में आपको 1, 2 और 3
3 कार्बन जुड़ते हुए दिख रहे हैं तो ये आपका 3 डिग्री हो गया, सिंपल। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो इस पे आपको कितने 1 2 जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तीसरा ये H है, 3 बॉन्ड बनाएगा ना आपके N, तो ये 2 डिग्री हो गया। इसकी बात करेंगे तो ये वाले N से कौन जुड़ रहा है, सिर्फ यही कार्बन जुड़ रहा है, बाकी 2 इसके हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है ना, तो इसकी संरचना तो क्लियर है, इसको समझ लीजिए। देखिए N है, N से जुड़ा हुआ है आपका CH3 और एक साइड H जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड CH2 CH3 जुड़ा है। तो आप हमने क्या कहा, इस नाइट्रोजन से जितने कार्बन जुड़े हुए होंगे उतने ही उसको आप 1 डिग्री 2 डिग्री उसके अनुसार बता देंगे। तो 1 2 कार्बन से ये डायरेक्ट बॉन्डिंग कर रहा है तो ये 2 डिग्री हो गया, यानी सेकेंडरी। इसकी बात करेंगे तो N से आपके 2 H जुड़ रहे हैं, ठीक है, और एक साइड आपका क्या जुड़ रहा है, CH2 और CH3। ठीक है, तो ये आपके N से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ रहा है, डायरेक्ट बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये किस प्रकार का हो गया आपका, ये आपका 1 डिग्री हो गया, यानी प्राथमिक जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट वाला आपका तृतीयक हो गया, ये द्वितीयक, और ये प्राथमिक अमीन हो गए। तो इस प्रकार से आप क्लासिफाई कर लेंगे अगर कोई भी आएगा आपके पास, अमाइन हो गया या फिर कोई भी और कंपाउंड्स आते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बताने के लिए। तो आपको देखना होता है कि जो जुड़ा हुआ है सेंटर में उससे कितने कार्बन की बॉन्डिंग हो रही है, यानी जो फंक्शनल ग्रुप आपको बता रहा है उस पर कितने कार्बन जुड़ रहे हैं। जितने कार्बन जुड़ रहे होंगे उसके अनुसार आप उसकी डिग्री बता देंगे। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 8। छिला अंडा जल में रखने पर फूलता है जबकि सांद्र NaCl के विलयन में सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इसका कारण क्यों होता है, तो कारण ऑस्मोसिस है। छिला अंडा जल में रखने पर फूलता है क्योंकि वहां पर परासरण हो रहा है, तो बाहर से अंदर को पानी जा रहा है, यानी पानी का जो विलायक की बात करते हैं हम, विलायक का जो फ्लो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, पानी से अंडे की परासरण में आप ओस्मोसिस में एक लेयर होती है उसको पार करके अंदर को जा रहा है। वहीं पर सांद्र NaCl के विलयन में आप क्या कह रहे हैं कि पानी में चूंकि नमक आ गया है तो सांद्रता बढ़ गई है, तो अभी क्या होगा, अभी अंदर से बाहर को पानी आएगा, यानी एग के अंदर से बाहर आएगा, तो इससे क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा। एग इन वाटर विल स्वेल whereas in NaCl solution it will shrink. This is because due to osmosis the net flow of the solvent is from less concentrated to more concentrated solution. ठीक है, यानी ज्यादा सांद्रता की ओर बहाव होगा। तो जब हम छिले हुए अंडे को सिंपल पानी के अंदर रख रहे हैं तो पानी की सांद्रता कम है, तो कम सांद्रता से आपका ज्यादा सांद्रता कहाँ है, अंडे के अंदर, तो उधर को पानी का फ्लो होगा। ठीक है ना, तो तब अंडा फूल जाएगा। दूसरा केस, जब पानी में नमक मिला दिया है तो सांद्रता पानी की बढ़ गई है, तो अब क्या होगा, अब सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा, विलायक जो फ्लो करेगा वो कम सांद्रता अब कहाँ हो गई, अब अंडे के अंदर, अब वहां से विलायक का फ्लो बाहर को होगा तो अंडा सिकुड़ जाएगा। ठीक है, छिलका उतरे हुए अंडे को जल में डालने पर परासरण क्रिया में जल अंडे की ओर परासरित होता है, फलस्वरूप वो फूल जाता है। जबकि नमक के संतृप्त विलयन में डालने पर परासरण क्रिया के नमक के संतृप्त विलयन की सांद्रता अधिक होने के कारण संतृप्त विलयन की ओर होती है, जबकि जल के अणु अंडे से निकलकर संतृप्त विलयन की ओर जाते हैं। ठीक है, फलस्वरूप अंडा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। चलिए, तो आपको याद रखना है कि ऑस्मोसिस के लिए एक तो झिल्ली चाहिए, अर्धपारगम्य झिल्ली परासरण के लिए, और दूसरा जिसको आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं वो चाहिए। दूसरा क्या, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपका क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। कौन, विलायक फ्लो करेगा, यानी कि सॉल्वेंट। ओके, चलिए नोट कीजिए। तो बच्चों, आज के सेशन में जितने प्रश्न कराए गए होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हमने 2022 का प्रश्न पत्र देखा, उसके कुछ प्रश्नों को हल किया और सभी प्रश्न देखे कि किस प्रकार से, कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से आपका कैसा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आने वाले सेशन में हम इसी प्रश्न पत्र के और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और चूंकि आपने एक बार सारे प्रश्न देख लिए हैं तो आप घर में खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।